डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज मैं आपको ग्रुप्ड सीरीज में सह संबंध की गणना कार्ल पियर्सन विधि से कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रुप सीरीज जब मैंने आपको शुरू में श्रेणियां बताई थी, उसमें एक द्विचर या बाइवरेट सीरीज बताई थी, जिसमें समांकों को जो एकत्रित किए गए हैं बाइवरेट सीरीज में उनको कैसे हम वर्गीकृत करते हैं। यहाँ पर वही श्रेणी हमारी काम में आने वाली है। वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत हमारी जो सहसंबंध ज्ञात करने के लिए जो दो संबंधित श्रेणियां चाहिए, वे दोनों श्रेणियां खंडित श्रेणी हो सकती हैं, अखंडित श्रेणी हो सकती हैं, या उनमें से एक श्रेणी खंडित और दूसरी अखंडित हो सकती है। इन दोनों संबंधित श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने का तरीका लगभग वही है जो सामान्य व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध ज्ञात करने के लिए था। हमें ठीक उसी प्रकार सहसंबंध ज्ञात करना, केवल अंतर इतना सा होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हमको दोनों श्रेणियों के अंतर्गत यदि उनमें से खंडित श्रेणी है तो खंडित श्रेणी में जो x मूल्य दिए हुए हैं उनमें दोनों में काल्पनिक माध्य मान का हम विचलन ज्ञात करेंगे। विचलनों को फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे। फ्रीक्वेंसी को वापस जो FDX याद किया है उसको वापस हम DX से गुणा करेंगे। यही काम हम दूसरी श्रेणी Y श्रेणी के लिए करेंगे। और लास्ट में दोनों श्रेणियों में जो विचलन ज्ञात किए हैं उनको परस्पर गुणा करते हुए संबंधित जो क्लास फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस क्लास फ्रीक्वेंसी से गुणा करके हम FDX dy ज्ञात करेंगे। संक्षेप में ये प्रक्रिया में एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यदि हमारी श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज है तो सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात किए जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर लघु रीति का प्रयोग करते हैं, इसे काल्पनिक माध्य मानकर विचलन ज्ञात करेंगे। यदि हमारे वर्ग अंतर समान है तो हम पद विचलन रीति का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप में हम जो विचलन ज्ञात किए उनको आवृत्ति से गुणा करके गुणनफल का योग ज्ञात कर लेते हैं दोनों श्रेणियों के लिए। इनको क्रम से FDX और समीशन FDY ज्ञात हो जाएंगे हमारे। तीसरे स्टेप के अंतर्गत FDX को DX से तथा FDY को DY से गुणा करके हम FD2X और FD2Y ज्ञात कर लेंगे। और चौथे स्टेप में FDX dy को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में जो वर्गीकृत श्रेणी दी हुई है उसके प्रत्येक सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको DX dy से आपस में गुणा करके FDX dy का योग ज्ञात करेंगे। अब हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला आपका है समीशन FDX dy इंटू n माइनस समीशन FDX इंटू समीशन FDY अपॉन अंडर रूट समीशन FD2X इंटू n माइनस समीशन FDX स्क्वायर। यही काम Y श्रेणी के लिए समीशन FD2Y इंटू n माइनस समीशन FDY का होल स्क्वायर। आपने एक बार नोट की होगी यहाँ पर कि जो व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लगभग वही है, केवल यहाँ पर हमने F और जोड़ दिया है।
यानी वहाँ केवल डी एक्स डी वाई था, हमने एफ डी एक्स डी वाई कर दिया। वहाँ पर एफ डी एक्स था, सॉरी वहाँ पर डी एक्स था, यहाँ पर एफ डी एक्स कर दिया। वहाँ एफ डी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एफ डी एक्स स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं एक उदाहरण लेकर जो प्रक्रिया आपको बताइए उस प्रक्रिया को थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। आपको उदाहरण दिया हुआ है कि निम्न सूचनाओं से एक बुद्धिमान परीक्षण में 67 स्टूडेंट्स के प्राप्त अंक और उनकी फ्रीक्वेंसी निम्न तालिका में दी हुई है, या उनकी एज दी हुई है और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला कॉलम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मार्क्स का, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, लास्ट में टोटल। बाद में हमको एज दी हुई है 18, 19, 20, 21, यानी 4 एज दी है। देखो मार्क्स दिए हुए ये हमको अखंडित श्रेणी में दिए हुए हैं। जो एज दी हुई है वो एज दी हुई है खंडित श्रेणी में। अब इनमें जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है कोष्टक में, जैसे 200 से 250, एज 18 में फ्रीक्वेंसी 4, तो ये आपकी सेल फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। इसका मतलब होगा कि जिनके 200 से 250 मार्क्स हैं उनकी एज 18 है, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। 250 से 300 मार्क्स वाले 18 आयु वर्ग के 3 बच्चे हैं। 300 से 350 अंक वाले 18 वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे 2 बच्चे हैं। 350 से 400 आयु वर्ग वाले 18 वर्ष के 1 बच्चा है, और कुल मिलाकर 18 वर्ष की आयु में 10 बच्चे हैं। यही स्थिति हमारी एज 19 के लिए, 20 के लिए, 21 के लिए दी हुई है। टोटल 67 दिया है, n बराबर 67 है। ये टोटल जो दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे मार्क्स की फ्रीक्वेंसी जो हमारी अखंडित श्रेणी है उनमें 11 है, 14, 21 और 21। और जो हमारा एज है इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है 10, 10, 20, 18 और टोटल हमारा 67। इस प्रकार आपने क्वेश्चन समझ लिया है। जो हमें सेल में दी हुई सेल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और जो टोटल दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इनमें से हमने जो हमारे मार्क्स दिए हुए हैं और स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, हमने मार्क्स को वाई श्रेणी मान लिया और एज को हमने एक्स श्रेणी मान लिया है। यानी एज 18, 19, 20, 21, इनकी फ्रीक्वेंसी 10, 10, 20 और 18। और जो हमारे पास में मार्क्स दिए हुए हैं 200 से 250, इनकी फ्रीक्वेंसी 11 है। 250 से 300 फ्रीक्वेंसी 14 है। 300 से 350 की फ्रीक्वेंसी 21। 350 से 400 फ्रीक्वेंसी भी 21। इसको हमने वाई श्रेणी मान लिया है। तो सबसे पहले हमको जो हमारी खंडित श्रेणी दी हुई है एज, इनमें मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, यही हमारे लिए एक्स है। लेकिन हमारे पास में जो दूसरी श्रेणी दी हुई है मार्क्स वाली, यह अखंडित श्रेणी दी हुई है। सबसे पहले इनमें हम मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। 200 से 250 की मिड वैल्यू 225, 250 से 300 की 275, 300 से 350 की मिड वैल्यू 325, 350 से 400 मिड वैल्यू 375। इनमें से कोई भी संख्या ए मानकर हम विचलन ज्ञात कर सकते हैं। समान संख्याएं दी हुई हैं, अंतर समान है, इसलिए पद विचलन नीति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ए बराबर 275 माना, अंतर हमारा 50 का है, तो x माइनस ए 225 माइनस 275, 50 डिवाइड करेंगे तो -1। 275 में 275 करें 0। 325 में से 275 कम करेंगे, प्लस के 50 से प्लस के 50, इसको 50 डिवाइड करेंगे तो 1।
इसी तरह 375 में कम करेंगे 275, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे +2, ये हमारे dy आ गया। इसी तरह जो x श्रेणी दी है उसमें से भी a बराबर हमने 19 मान लिया है, मान लीजिए, तो dx 18 - 19 -1, 19 - 19 0, 20 - 19 +1, 21 - 19 +2। अभी आप जो हमारी सेल फ्रीक्वेंसी दी है इन पर ध्यान मत दीजिएगा, एक बार इनको हम छोड़ देते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। जो संबंधित dx dy है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनका उपयोग करते हैं। जैसे हमारे पास में y श्रेणी के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई 11 है, इसको -1 से गुणा करेंगे तो f dy आ जाएगा -11 है। 14 को 0 से गुणा करेंगे 14 है। 21 को +1 से गुणा करेंगे 21 +के, 21 को 2 से गुणा करेंगे +के 42। इसको हमें वापस गुणा करना है, जो हमारा जो dx है इससे वापस गुणा करेंगे। f dy जो संख्या आई है इसको वापस गुणा कर दीजिएगा dy से। -11 को -1 से 11 आ जाएंगे प्लस के, 0 को 0 से गुणा करेंगे, 21 को +1 से गुणा करेंगे और 42 को +2 से गुणा करेंगे 84। अभी जो लास्ट वाला कॉलम है एक बार उसको छोड़ दीजिएगा। अब हमें x श्रेणी की तरफ आ जाइएगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको, इस 18 एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 10 दी हुई है। 10 को -1 से गुणा करेंगे -10, 19 को 0 से गुणा करेंगे, 20 को +1 से गुणा करेंगे, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36, और इनका टोटल आ गया समीशन FDX 46। FD स्क्वायर ज्ञात करने के लिए इसको DX से वापस गुणा कर दीजिए। FDX को -10 को -1 से तो +के 10, 0 20 को 1 से गुणा करेंगे 20, 36 को 2 से गुणा करेंगे 72, और टोटल आ गया हमारा 102। FDX dy का ध्यान रखिएगा, इनका टोटल हमेशा दोनों पक्षों का, x श्रेणी का और y श्रेणी को मिलाकर जो ज्ञात करेंगे हमेशा बराबर होगा। टोटल 60, जैसे यहाँ पर 66 ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया ये बताता हूँ आपको। हमारी जो पहले सेल फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो दी हुई है 4, पहले सेल फ्रीक्वेंसी 4 दी हुई है, और हमको यहाँ पर पहले dx और dy को गुणा कीजिएगा। इसी कॉलम का dx, इसी कॉलम का dy। -1 है, -1 को 1 से गुणा करेंगे तो आपको बीच में संख्या दी हुई है वह इसका गुणनफल दिया हुआ 1। -1 को 1 से गुणा किया तो हमारा 1 आ गया, जो हमने बिल्कुल बीच में लिख दिया हुआ उस कोष्टक में या उस सेल में। और इस सेल की फ्रीक्वेंसी 4 है, इसको 4 से गुणा कर दीजिएगा और गुणनफल हमने नीचे लिख दिया 4। यानी 4 को 1 से गुणा कर, सेल फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 को 1 से गुणा कर दिया 4 आ गया, और 4 को हम लिख दिया। इसी तरह जो एज ग्रुप 19 दी हुई इसकी सेल फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे और तो 0 आएगा, और 0 को वापस गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा। सेल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी दी हुई है, इसकी भी 4 दी हुई है, तो 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो गुणनफल ये 0। अब देखिएगा हमारी सेल फ्रीक्वेंसी दी हुई आपको यहाँ पर 2, और हमारे dx संबंधित dx और dy है। dx आपका +1 है और dy -1 है। +1 को -1 से गुणा करेंगे -1 आएगा, इसको सेल फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, -1 को -2 से गुणा करेंगे तो +2 आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको? तो हमने यहाँ क्या किया, dx और dy को पहले गुणा किया, उसको हमने संबंधित सेल फ्रीक्वेंसी से गुणा किया, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर टॉप पर जो संख्या लिखी हुई है वो गुणनफल लगी हुई है, तो -2 हो जाएंगे। अब आखिरी जो कॉलम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है 21, इसकी dx +2 है, इसका संबंधित dy -1 है, +2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 आएंगे, और हमारे सेल फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएंगे। अब ये जो गुणनफल दिया हुआ है ऊपर, इनको टोटल कर दीजिएगा, तो गुणनफल +4 -2 यानी
के 4 और प्लस के 4 और टोटल हमारा 0 आ गया। यही काम जो हमारी 250 से 300 वर्ग से स्टार्ट करते हैं, तो 250 से 300 वर्ग स्टार्ट करेंगे। 18 एज ग्रुप के लिए याद कर चुके हैं, अब 19 एज वर्ग के लिए याद करेंगे। तरीका वही काम लेंगे कि संबंधित हम dx और dy को पहले गुणा करेंगे। तो यहाँ पर dx का संख्या तो दी हुई है -1, लेकिन dy 0 दिया हुआ है, तो ये सब में 0 आएगा, तो टोटल भी 0 आएगा। और जो तीसरा वर्ग दिया हुआ 300 350, इससे संबंधित अब एज ग्रुप कौन सा है, हमारे पास 20 है, तो dx ये दिया हुआ +1 और dy भी +1 है। +1 को +1 से गुणा करेंगे, +1 है और dy इससे संबंधित 18 एज ग्रुप है, -1 दिया हुआ है, तो +1 को -1 से गुणा करेंगे, -1 आएगा। इसको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 से गुणा करेंगे तो -2 आएंगे। अब हमारे पास में dx 0 है तो 0 आएगा। अब हमारे पास में dx +1 है और dy भी 1 +1 है, +1 को +1 से गुणा करेंगे +1 आएगा। फ्रीक्वेंसी दी हुई 8, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 आएंगे। यही काम एज ग्रुप 21 के लिए dx दिया हुआ +2 और dy +1, 2 को 1 से गुणा करेंगे +2 आएंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 5 से गुणा करेंगे 10। ऊपर टॉप पर जो संख्या टोटल कर लीजिएगा, -2 +8 +10 तो +18, 18 में 2 कम कर देंगे तो +16 है। यही काम आखिरी ग्रुप के लिए करेंगे। 350 से 400 वर्ग के लिए dx -1 dy +2 गुणा करने पर -2, फ्रीक्वेंसी 1 है वर्ग की, गुणा करने पर -2, dx 0 है तो 0 आएगा। dx +1 है, उसको +2 से गुणा करेंगे 2 आएंगे। फ्रीक्वेंसी दी हुई 6 वर्ग की, गुणा करने पर 12 है। +2 हैं, dx और dy 2 और 2 4, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40 आएंगे। टोटल कर लीजिएगा, -2 +12 +40 तो +52, 52 में से 2 कम कर देंगे तो +50, और आखिरी कॉलम का टोटल कर लेंगे समीशन f dx dy, ये 66 आ गया हमारे पास में। अब आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। हमारा फॉर्मूला है समीशन f dx dy इंटू n माइनस समीशन f dx f dy अपॉन √ समीशन f dx स्क्वायर x इंटू n माइनस समीशन f dx स्क्वायर इंटू f d स्क्वायर y इंटू n माइनस समीशन f dy का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप कर दीजिएगा। समीशन f dx 66 आया, n की वैल्यू 67 है, तो 66 इंटू 67 माइनस 46 इंटू 52 अपॉन 102 इंटू 67 माइनस 46 का होल स्क्वायर, 116 इंटू 67 माइनस 52 का होल स्क्वायर। सोल्व करने पर 67 को 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4422 4422 माइनस 46 को 52 से मल्टीप्लाई करेगा 2392 अपॉन 102 को 67 से गुणा करेंगे 6834 माइनस 46 को 46 से मल्टीप्लाई करेगा 2116, 116 को 67 से गुणा करेंगे 7772, 52 को 52 से गुणा करेंगे माइनस के 2704। आगे हेल्प करने पर 4422 में 2392 कम करेंगे तो 2030 बचेंगे। 6834 में 2116 कम कर दीजिएगा, 4718 बचेंगे। इंटू अब 7772 में 2704 कम कर दीजिएगा, 5068 बचेंगे। अब आपको क्या करना है, 4718 को 5068 से गुणा करके उसका अंडर निकालना है। तो ये अंडर आएगा 4889.87। आप 2030 में 4889.87 से भाग दे दीजिएगा, तो ये संख्या की 0.415। आपको पता है आर की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। तो यहाँ पर 0.415 यानी आयु और बुद्धिमानी के बीच में मध्यम स्तरीय, यानी 0.25 से 0.75 के बीच में संबंध होता है वो मध्यम स्तरीय होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में मध्यम स्तरीय सह संबंध है,
आयु और बुद्धिमानी के बीच में। इस प्रकार हम ग्रुप सीरीज के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर का लंबा है, अभ्यास करेंगे तो हमको ये काम आसान लगेगा। फिर भी आपको यदि कोई कठिनाई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात कर सकते हैं। थैंक यू।